हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर। इसका हाफ पार्ट हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब इसका आज हाफ पार्ट हम इसका कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रीजन एंड एम्पायर। इसमें हम देखेंगे कि जो लार्ज स्केल पर जो चोलास, तुगलक, मुगल रहते, इनके साम्राज्य में काफी बड़े बड़े क्षेत्र आते थे। ये संस्कृत प्रशस्ति जो थी, संस्कृत प्रशस्ति में इसके बारे में लिखा गया। इसके अंतर्गत सारे क्षेत्र आ जाते थे। देखो, जैसे गयासुद्दीन बलबन था जो 1266 से 1287 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। प्रशस्ति वो होती है जिसमें किसी राजा के बारे में सिर्फ प्रशंसा लिखी जाती है। उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई थी। इस प्रशस्ति में विशाल साम्राज्य शासक बताया गया है। अब इसमें ये साम्राज्य जो पूर्व में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा बंगाल से लेकर जो गयासुद्दीन बलबन था, उसका शासन जो था हमारा, वो बंगाल से लेकर ईस्ट में गजनी जो अफगानिस्तान में है वहां तक फैला हुआ था। इंक्लूड ऑल द साउथ इंडिया, इसके साथ साथ साउथ इंडिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, पीपल जो लोग थे उसके शासन काल में, जो लोग थे वो क्या करते थे, संपूर्ण दक्षिण भारत में आ जा सकते थे, जिसमें गोंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग सेना के साथ आ जा सकते थे। और जो हमारा हिस्टोरियंस यानी कि हमारे जो इतिहासकार थे, वो रिगार्डिंग एज एक्सेडेड क्लेम्स ऑफ कंक्यूड, जो हमारे इतिहासकार थे ना, उन्होंने विजय के यानी कि उन्होंने जो विक्ट्री की थी उनकी वो काफी आलोचना भी करते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। साथ ही वे ये समझने की भी कोशिश लग रहे थे कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। अब इसमें देखिए, हम देखते हैं लैंग्वेज एंड रीजन। इसमें क्या दिया गया कि 1318 में जो कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र की हर रीजन की अपनी अलग अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लोहारी, कश्मीरी, दासमुद्री, तेलंगानी, गुजरी। अब देखिए, द्वासमुद्री जो थी वो कहाँ की भाषा थी, वो थी साउथर्न कर्नाटका की। और इसमें तेलंगानी किसकी भाषा थी, आंध्र प्रदेश की। और गुजरी जो भाषा थी वो गुजरात की। माबरी जो थी वो तमिलनाडु की। गौरी थी वो बंगाल की। अवधी जो थी ईस्ट उत्तर प्रदेश की। और हिंदावी थी वो थी हमारी दिल्ली की। इस प्रकार अमीर खुसरो ने विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न लैंग्वेज के बारे में देखे। अमीर खुसरो ने आगे चलकर ये बताया, अमीर खुसरो ने आगे चलकर ये एक्सप्लेन किया कि जो लैंग्वेज थी संस्कृत की थी, विच नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज रही है। कॉमन पीपल, जिसको लोग आम जनता नहीं जानती थी, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही इस लैंग्वेज को जानते थे। इसमें हम आगे करेंगे, देखो, बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी कंपोज्ड डाइनिस्ट जोग्राफिकल डिमोन्स्ट्रेशन एंड देयर लैंग्वेज एंड द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई क्षेत्रों को लोग अपनी अपनी सीमाओं, जैसे 700 साल ईस्वी पूर्व तक निश्चित हो चुकी थी, इनकी रीजन जो है वो निश्चित हो चुके थे। इन क्षेत्रों की भाषा और सांस्कृतिक जितनी विशेषता जो थी स्पष्ट हो चुकी थी। अब चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी में, इनके बारे में हम अधिक जानकारी हमें मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों में आपसी टकराव होते रहते, आपस में लड़ते रहते थे। इस काल में कई राजवंश थे, जिनमें मुख्यतः कौन कौन से थे, इस काल में राजवंश जो रहे थे वो चोलाज, खिलजी, तुगलक्स, मुगल्स वर एबल टू बिल्ड इन एम्पायर, सब अपने अपने एम्पायर बनने में लगे रहते थे। 5 रीजन होते थे, स्पेनिंग डाइवर्स रीजन होते थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल ऑफ सक्सेसफुल। तो ये जो ना तो आराम से टिक पाते थे, ना ही उनके कोई साम्राज्य स्थिर थे, ना ही सफल हो पाते थे। जैसे हम लेसन 3 और 4 में दोनों को देखेंगे, खिलजी और मुगल वंश के शासन न कितनी अवधि तक चले थे, ये ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं हो पाए थे। When the मुगल एम्पायर डिस्क्लाइन होते हैं खत्म होना, कम होना,
ठीक है। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी आते आते तक मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगे थे। इन लीड ऑफ द री इमर्जेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स, चैप्टर 10 में हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। जो छोटे छोटे राज्य थे वो फिर से ऊपर आने लगे। But years of empirical pan-region rule had altered the characters of region. Across most of the subcontinent, the region were the left with the located of the big and the small state that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many descended and short trade. देखो मैं इसमें क्या बताती हूँ, देखो इसमें बताती हूँ कि जो लेकिन वर्षों से क्या थे, साम्राज्य का जो शासन चल रहा था उनके क्षेत्र बदल चुके थे। उन पर कई कई छोटे छोटे राजाओं का शासन चलने लगे था। अब देखो बड़े साम्राज्य जो मर गए थे, लेकिन जो छोटे छोटे राजवंशी थे, जो जमींदार लोग थे और थे, वो क्या थे, वो अब उभरने लगे थे। वो एक दूसरे पर लड़ाइयाँ करने लगे थे जीतने के लिए। उन राज्यों की बहुत सारी बातें इस महाद्वीप की अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिल गई थी। इस सच्चाई का पता उस काल में उभरने वाली परंपराओं से पता चलता है। इन उभरने वाली परंपराओं में कुछ एक समानता थी तो कुछ अलग अलग भी थे। ऐसी परंपराएं जो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रबंध की, उनकी संस्कृति की, भाषा के संदर्भ में भी एक दूसरे से मिलते थे। अब 1700 लेके 1750 तक जो करेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन इशोलेशन। 1700 लेके 1750 तक के बीच के हजारों साल में जो डिफरेंस था, क्षेत्रों की प्रकृति, एरिया की जो प्रकृति थी, नेचर था, वे एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, वे एक साथ ही जुड़कर चले थे। हालांकि उनके चरित्र की विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय जो था उनका ताकतों का प्रभाव पर भी उन पर काफी असर पड़ता था। फिर आता हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ओल्ड पुराने और नए धर्म रिलीजन्स। अब देखो हमारे एरियो में काफी फर्क आ गया था मुगलों के जाने के बाद। उसके बाद हमारे धर्म में भी काफी परिवर्तन आ गया था। द 1000 year of history that we are exploring witnessed major development in the religious traditions. People belief in the divine was sometimes deeply present, but more usually it was collective. हम जो है 700 से लेकर 1750 तक यानी कि हजारों साल के बीच में वर्षों की जो पड़ताल कर रहे हैं, उनके बीच में धर्म में भी काफी परिवर्तन आया है। इस काल के दौरान के धार्मिक परंपराओं में जो परिवर्तन आए हैं, जो परिवर्तन है दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर हो जाती थी। पहले लोग समूह में मानते थे, फिर लोग अपने अपने धर्म को मानने लगे थे। ज्यादातर क्या होता था, इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, लेकिन बाद में उनका व्यक्तिक हो गया था। इनकी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था धर्म तत्व स्थानीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक स्तर बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। एज द सोशल वर्ल्ड टू बी ऑफ दीज ग्रुप्स अलर्टेड, जैसे ही सोशल जो समाज था इनका वैसे अलर्ट हो गया, तो इनकी खुद की विश्वास में भी उनका परिवर्तन आ गया था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज अक्यूर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। इस युग में जो पीरियड चल रहा था, इस युग में हिंदू धर्म में भी बदलाव आ गए थे। दीज इंक्लूड्स द वर्शिप ऑफ न्यू deities, the construction of the temple by royals, and the by growing importance of the brahmans, the priest, and the domains of group in society. इस पीरियड में क्या हुआ, जो राजा लोग थे उनके विचार में भी काफी परिवर्तन हुए। उन्होंने हिंदुइज्म को काफी बढ़ावा दिया। इन लोगों ने इस धर्म को बढ़ाने के लिए क्या किया, देतीज यानी कि जो दलित थे, जो राजा थे, उनके द्वारा मंदिर भी बनाए गए। पुरोहितों को ब्राह्मण का महत्व दिया जाने लग गया। देव देवताओं की पूजा आरंभ की जाने लगी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनर द ब्राह्मण ए लॉट ऑफ द रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब इसमें जो थे संस्कृत जो लैंग्वेज थी, ग्रंथ थे, उनके ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का काफी महत्व बढ़ गया। अब जैसे ऐसे संस्कृत की जो लैंग्वेज है, उस टाइम में मैंने बताया था सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी, जिससे वो काफी पैसे कमाने लगे थे, तो इनकी ही इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। देयर डोमेन्स पोजीशन वाज कंसिडर्ड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पर्सन्स न्यू रूलर्स ऑफ द प्रेस्टाइज। यानी कि इसका मतलब है कि इनके जो ये पार्टनर्स का मतलब होता है संरक्षक, रक्षा करने वाले नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, जो स्वयं
ऊपर बढ़ना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे। इन शख्सों के कारण समाज में उनका दबदबा बढ़ गया था, उनका रुबाब बढ़ गया था पंडितों की वजह से। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। जो भक्ति थी ना, उसके कारण राजाओं ने अपने प्रतिताओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, भक्ति पर जोर दिया। महत्वपूर्ण परिवर्तन आए इस अवस्था के कारण। ऑफ द लविंग पर्सनल deity that devotees could reach without the aid of precious and elaborated rituals. You will be learning about this and the other traditions. अब इसमें देखो, इसमें क्या कहा गया कि भक्ति की अवधारणा इस युग में महत्वपूर्ण मानी गई। इस अवधारणा में ईश्वर की कल्पना एक ऐसी देवी देवता के रूप में की गई जो स्वयं बिना किसी पुरोहित के भक्त के पास पहुंच जाए, बिना किसी परपंच के, बिना किसी तांडव के, या जैसे बिना किसी एक्टिविटी के, और के भगवान जो है वो उनके पास पहुंच जाए। इसके साथ दूसरी परंपराओं को भी इसमें महत्व दिया गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इस युग में क्या हुआ, इस कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, हिंदू धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म भी इसमें आने लगे। मर्चेंट्स एंड द मिग्रेंट्स फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान ऑफ इंडिया टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में क्या होता, हिंदुइज्म के साथ साथ व्यापारी जो थे, मर्चेंट्स तो जो थे, माइग्रेट यानी यात्रा करने वाले थे, उन्होंने कुरान के बारे में भी, इसके बारे में पढ़ा। मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज द होली। मुस्लिम लोगों के अनुसार कुरान उनकी पवित्र बुक होती थी। एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द गॉड, और वो उसको भगवान से जोड़कर चलते थे। अल्लाह जो था उनका भगवान था, अल्लाह को वो क्या मानते थे, अपना भगवान मानते थे। वूज लव मर्सी एंड बाउंड्री इम्प्रेंस ऑफ दिस द बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड द सोशल बैकग्राउंड। जिसका जो प्रेम था, इससे उनका जो प्रेम था, करुणा थी, मर्सी यानी कि बाउंड्री यानी कि सुंदरता थी, करुणा थी, प्यार था, उनकी आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाते थे, उनमें गले लगाने में वो विश्वास करते थे। विदाउट रिगार्ड द सोशल बैकग्राउंड, यानी कि उनका कोई सोशल बैकग्राउंड बिना पूछे भी, इनके पीछे कुछ भी नहीं है, उसके अनुसार वो उसको गले भी लगाते थे। फिर आता है, मैनी रूलर्स वर पार्टनर्स ऑफ इस्लाम एंड द उलमा लर्नड टेक्नोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। उस समय में कई शासकों में इस्लाम धर्म, इसके न्याय शास्त्रियों, विद्वान, धर्मशास्त्रियों, उलमान को संरक्षण दिया करते थे, उलमान को वो महत्व दिया करते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन ए विक्ट्री ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। वो क्या मानते थे कि हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से जोड़ते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे, जो जैसे एक सिया यानी कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुइज्म में पंडित होते हैं, वहाँ उनमें जैसे सिया बोलते हैं उनके पंडित को, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिमस्त नेता मानते थे। पैगंबर साहब के दामाद थे वो, इसलिए पैगंबर साहब के दामाद थे, उसको खलीफा यानी कि उनके जो मेन आदमी होता था उसको खलीफा की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, खलीफा की उपाधि दी जाती थी। और कुछ सुन्नी थी जो खलीफाओं की प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वालों में आरंभिक दौर में खलीफा कहा जाता था। यही परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। इस्लाम धर्म जो है, ऐसे सिद्धांत को विभिन्न परंपराओं की कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी रहे हैं। हिंदू सिद्धांतों, रहस्यमय विचारों को लेकर विभिन्नताएं भी देखने को मिली है। फिर आता है हमारा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरियन पीरियड। समय और इतिहास का जो समय रहा है, उसमें समय के बारे में क्या सोचा गया है, समय और इतिहास को जोड़कर बताया गया है। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ हावर्स, डे, ईयर एज ए क्लॉक और कैलेंडर। जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, वो केवल घंटों, दिन, वर्षों की बीतने के रूप में केवल घड़ी, कैलेंडर की तरफ ही नहीं देखते थे। टाइम आल्सो रिफ्लेक्टेड चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस इन द persistence and transformation of ideas and belief। वो इसमें विश्वास करते थे कि सामाजिक और आर्थिक में होने वाले परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है। वही देखते कि विचार और विश्वास में कितना स्थायित्व आया है और कितना परिवर्तन आया है। ओके, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड ऑफ सम वे eraser by the dividing the past into large segments period that possessing shared characteristics।
यानी कि यदि अतीत की कुछ समान विशेषताएं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यदि हम समय को पीरियड्स में बांट दिया जाए तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जानना आसान हो जाता है। फिर आता है इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में क्या होता है, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू। अब आपने पढ़ा होगा कि 19th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये इस विचार पर उन्होंने पाठ किया कि दैट द रीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन चेंज। जो उस राजा जो होते थे वो सिर्फ इतिहास को चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता था। दैट देयर आर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल। सच डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी एंड द सब कॉन्टिनेंट। उनका विचार था कि जो उनका सांस्कृतिक, समाज आदि में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है, बल्कि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस दृष्टिकोण से क्या होता था, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को विभिन्न भागों में जो डिवाइड किया गया है उसकी उपेक्षा की जाती थी, उसको डाइवर्स किया जाता था। फिर आता है फ्यू हिस्टोरियन, कुछ हिस्टोरियन जो थे, कुछ इतिहासकार जो थे, फॉलो दिस प्रेडिस्टेशन टुडे, आज भी उस विभाजन को स्वीकार करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट। अधिकतर जो इतिहासकार थे कालखंडों की जो विशेषताएं थी, यानी समय के कारण जो विशेषता थी सामाजिक आर्थिक के आधार पर तय की गई थी, वो आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं। द हिस्टोरियन यू रीड द लास्ट इंक्लूड ए वोड रेंज ऑफ द अर्ली सोसाइटी। पिछली कक्षा में भी आपने इतिहास के बारे में पढ़ा है, कुछ सोसाइटी के बारे में आपने पढ़ा है। अर्ली सोसाइटी हंटर, जिसमें क्या होता था, हंटर गैदर, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज। अर्ली सोसाइटी का मतलब होता है जो हमारी इतिहास है 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अर्लियर हिस्ट्री में हमने पढ़ा था शिकारी के बारे में, जो लोग खाना इकट्ठा करते हैं। अर्लियर हिस्ट्री में पढ़ा हमने हंटर के बारे में, फार्मर्स के बारे में, लोगों के बारे में जो टाउन और विलेज में रहते थे। अर्ली एम्पायर, पुराने राजा एंड द किंगडम के बारे में पढ़ा। द हिस्टोरियन विल बी स्टडी दिस ईयर आर द डिस्क्राइब एज, लेकिन इसमें हम इस साल हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द सेपरेट ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी, जो आज की प्रेजेंट सोसाइटी है वो इससे भी बहुत अलग है। द राइज ऑफ रीजनल एम्पायर आर द स्टेट फॉर्मेशन सम टाइम एज द कोस्ट ऑफ कोस्टल एंड द फॉरेस्ट पीपल। लेकिन जो फॉरेस्ट अर्लियर हिस्ट्री है वो हमारी मिडिवल हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है, और मिडिवल हिस्ट्री है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। यानी कि जो ग्रामवासी वनवासी की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी हमें मिलेगी। फिर कहते हैं दीज 1000 ईयर ऑफ, इन 1000 सालों में इंडियन हिस्ट्री जो है विटनेस्ड कंसाइडर्ड चेंज, इतनी काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत बदलाव आ गए हैं। आफ्टर ऑल द 16 एंड 18 सेंचुरी में काफ़ी जो डिफरेंस दिखाई देते हैं वो ही हमारी 18 और 11 सेंचुरी में हमें दिखाई देगा, बहुत चेंजिंग आ गए हैं। देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरियन यूनिट इज नॉट विदाउट एज प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं, इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक काल के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। यानी कि इस सारा जो पीरियड जो समय बीता हुआ है वो कोई एक समस्याओं से खाली नहीं है, आसान काम नहीं है इनको पढ़ना। मोर इवर, इतना ही नहीं, द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्निटी कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ देखो इसमें मैं बताती हूँ कि आधुनिक काल में जो फिर मिडिवल पीरियड की जो तुलना है ना वो मॉडर्न सोसाइटी से की गई है, और आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति, बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, इसका भाव जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि मिडिवल पीरियड जो था वो पुराने रीति रिवाजों को मानता था। इस दौरान भी काफ़ी परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, परिवर्तन तो हुए हैं। फिर आता है हमारा ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर, और इन हजारों सालों में जो सोसाइटीज था, सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी थी, समाज था, वह ट्रांसफर्ड often and economics in several regions reached in level to prosperity that attract in the interest of European trading companies
फिर ये कहते हैं इन हजारों सालों में इस जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी काफी परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गया है। इनमें यूरोप कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। इस पुस्तक को पढ़ते समय यह परिवर्तन हम देख रहे हैं। सक्रिय ऐतिहासिक परिवर्तनों पर ध्यान देते चले गए, तभी यह संभव हो चुका है। इसकी तुलना हम पिछले वर्ष पड़ी हुई बातों से कोशिश करेंगे, जहां तक कि संभव हो सके। हम देखेंगे कि कहाँ बदलाव हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। आज हम अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर देखें तो क्या बदलाव हुआ है। वैसे जैसे आज हम आसपास की दुनिया को देखकर पता चलता है कि हमें मिडिवल पीरियड में क्या था और आज हमारे कितना चेंजिंग हो चुका है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें।